तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम संस्कृत साहित्य के गद्य साहित्य के दो प्रमुख गद्यकारों का अध्ययन करेंगे। पहले गद्यकार हैं सुबंधु एवं दूसरे गद्यकार हैं बाणभट्ट। सुबंधु का अध्ययन करते हैं। सुबंधु ने एक ही गद्य रचना लिखी है जिसका नाम है वासवदत्ता। सुबंधु का समय विद्वानों के अनुसार विवादग्रस्त है, पर सामान्यतः ये दंडी के बाद एवं बाणभट्ट के मध्य में माने जाते हैं। बाणभट्ट ने सुबंधु का उल्लेख किया है, अतः ये बाणभट्ट के पहले के हैं। बाणभट्ट हर्ष के समय के 7वीं शताब्दी में थे, अतः इनका समय 600 ईस्वी के आसपास मानना ठीक है। बाणभट्ट सुबंधु की रचना वासवदत्ता एक प्रसिद्ध गद्य काव्य है। इसमें वासवदत्ता की प्रसिद्ध प्रेम कथा का वर्णन है। वासवदत्ता की कथा इस प्रकार है। एक बार कंदर्पकेतु नामक एक राजकुमार को स्वप्न में किसी नायिका के दर्शन होते हैं। स्वप्न को देख करके राजकुमार कंदर्पकेतु को नींद नहीं आती है और वह अपने मित्र मकरंद के साथ उस स्वप्न में दृष्ट नायिका को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वो विंध्याचल में जाते हैं। वहीं पर उनको ये ध्यान आता है कि पाटलिपुत्र पटना की राजकुमारी वासवदत्ता ने भी स्वप्न में कंदर्पकेतु को देखा है, जिसको खोजने के लिए उसकी सारिका साथी तमालिका घूम रही है। शुक दंपति की सहायता से कंदर्पकेतु एवं वासवदत्ता का मिलन होता है। इसके पश्चात कथा में मोड़ आता है। वासवदत्ता के पिता वासवदत्ता का विवाह किसी अन्य विद्याधर से करना चाहते हैं, अतः विद्याधर इस कथा में खलनायक की भूमिका में आता है और वासवदत्ता और कंदर्पकेतु एक मायावी अश्व पर सवार होकर विंध्याचल को भाग जाते हैं। वहीं पर वासवदत्ता अकेली घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम में जाती हैं। ऋषि तपस्या भंग होने पर शाप देते हैं, जिससे वह एक शिला बन जाती है और कंदर्पकेतु वासवदत्ता को संभालता है, पर नहीं मिलने पर वह आत्महत्या की सोचता है, परंतु आकाशवाणी उसे आत्महत्या से रोकती है। अंत में वासवदत्ता की शिला के स्पर्श से वह पुनः राजकुमारी के रूप में बदल जाती हैं और दोनों का पुनः मिलन होने पर दोनों राजकुमार और राजकुमारी विवाह करते हैं और कथा का सुखंत रूप हो जाता है। इस प्रकार यह वासवदत्ता की कथा जन सामान्य में प्रचलित थी, जिसको कवि ने अपने मौलिक कल्पना से विस्तार दिया है। इस काव्य में कुछ काव्य रूढ़ि अर्थात कुछ प्राचीन ऐसी घटनाएं जो सब जगह मानी जाती है, जैसे श्राप, आकाशवाणी, मायावी अश्व, शिला बन जाना, शिला का पुनः नायिका बन जाना, इस प्रकार की कथानक रूढ़ियाँ इसमें भी हैं। कवि ने इसमें विशिष्ट तथ्य यह रखा है कि इसमें उन्होंने कल्पना पक्ष को, भाव पक्ष को महत्व नहीं देकर के और अलंकार, कठिन समास आदि पर ध्यान दिया है। कवि ने स्वयं लिखा है प्रत्यक्षर श्लेषमय प्रबंध, अर्थात इस वासवदत्ता की जो रचना है इसका प्रत्येक अक्षर श्लेष युक्त है, अर्थात एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। इस कारण से इस रचना में श्लेष अलंकारों की प्रचुरता है। यहाँ शब्द श्लेष, अर्थ श्लेष के भंडार हैं। वाक्य बहुत अधिक लंबे हैं, कहीं कहीं तो 100 पंक्तियों से भी अधिक
का एक वाक्य है। इससे पाठकों को थोड़ा समझने में समस्या आती है। कहीं कहीं पर सरल शब्द भी हैं, जैसे प्रातःकालीन प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में कवि ने छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, पर सामान्यतः वासवदत्ता में कला पक्ष का ही प्राधान्य है। इस कारण से यह विचित्र मार्ग का प्रवर्तक है। सुबंधु की रचना थोड़ी कठिन मानी जाती है। इसके बाद प्रसिद्ध गद्यकार हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट सामान्यतः हर्षवर्धन के सभा के कवि माने जाते हैं। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन होने से इनका समय निश्चित है। बाणभट्ट की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है हर्षचरितम, जो कि आत्मकथा के रूप में है। इसमें सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र एवं बाणभट्ट की आत्मकथा है। और दूसरी रचना है कादम्बरी, जिसमें कवि ने एक कथा के रूप में काल्पनिक कथा को निबद्ध किया है। प्रथम पुस्तक है कादम्बरी। कादम्बरी बाणभट्ट की ही नहीं, समस्त संस्कृत साहित्य की श्रेष्ठ गद्य रचना है। इस कथा का मूल गुणाढ्य की बृहद कथा में मिलता है, जिसको कवि ने विस्तारित करके 3 जन्मों की कथा को एक साथ बांध दिया है। 3 जन्मों की कथा होने से थोड़ी सी कथा को समझने में समस्या आती है, पर कथा में रोचकता है। कादम्बरी के 2 भाग हैं, पूर्व भाग एवं उत्तर भाग। बाणभट्ट की असामयिक मृत्यु से कादम्बरी के उत्तरार्ध को उसके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। कादम्बरी के प्रारंभ में राजा शूद्रक के वर्णन से होता है। राजा शूद्रक के यहाँ एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक तोते को लेकर पहुँचती हैं। वहाँ पर तोता मनुष्य की भाषा में अपना जीवन वृत्तांत बताता है, और उस कथा से यह ध्यान पड़ता है कि सबसे पहले चंद्रमा एक ऋषि के श्राप से चंद्रापीड़ राजकुमार बना, और वही बाद में तीसरे जन्म में राजा शूद्रक था। इस प्रकार इस कथा में 3 जन्मों की कथा है। वहीं पर नायिका कादम्बरी का एक ही जन्म है। इस कथा में अंत में जहाँ चंद्रापीड़ एवं कादम्बरी का पुनर्मिलन होता है, कवि ने इसमें प्रधान नायिका कादम्बरी को रखा है। इसी के नाम पर ग्रंथ का नाम कादम्बरी है। नायिका की सहयोगिनी महाश्वेता है, जो पुंडरीक और महाश्वेता के एक छोटे वृत्तांत के रूप में आती है, पर मुख्य कथा कादम्बरी एवं चंद्रापीड़ की ही है। कादम्बरी एक रोचक, सरस एवं संतुलित रचना है। इस कारण से इसे गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कथा माना जाता है। इसके पश्चात बाणभट्ट का ग्रंथ है हर्षचरितम। नाम से स्पष्ट है, इसमें सम्राट हर्ष का जीवन वर्णन है। यह एक ऐतिहासिक घटना के ऊपर आधारित आख्यायिका है। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त हैं। इसमें पहले के 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा, अपने परिवार का वर्णन किया है, एवं अगले 5 उच्छ्वासों में सम्राट हर्ष के जीवन का वर्णन किया है, जिसका समर्थन हमें वेनसांग के वर्णन से भी प्राप्त होता है। हर्षचरितम एक प्रसिद्ध आख्यायिका है। इसमें सरल वाक्य भी हैं। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार हर्षचरितम एक सफल आख्यायिका मानी जाती है। इसमें कवि ने अपनी समस्त कल्पना को भावों में उतारा है। इसलिए कहा जाता है
बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात उच्छिष्ट अर्थात जूठा, अर्थात बाण ने अपनी रचनाओं में संसार के समस्त भावों का, विषयों का वर्णन कर दिया है। अतः कोई भी विषय शेष नहीं है, नया नहीं है। अतः बाण ने पूरे संसार को स्पर्श कर लिया है। अब जो भी है वो जूठन मात्र हैं। धन्यवाद।